Assalamu alaikum. Welcome to all of you in Dr. Virtual Education. And today our topic is X-ray crystallography. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक फैसिनेटिंग फील्ड है साइंस की, जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स का मैक्रो मॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में ये है कि हमारे पास विलियम हेनरी ब्रैग्स एंड विलियम लॉरेंस ब्रैग, ये हमारे पास दोनों साइंटिस्ट पॉइनियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया। और ये दोनों बाप बेटा थे और इन दोनों ने मिलकर इस फील्ड के ऊपर काम किया और इस फील्ड को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया 1912 के अंदर। और 1915 आफ्टर 3 years of their work they were awarded with the Nobel Prize in Physics। तो बेटा ये जो नोबेल प्राइज इन 1915 इन फिजिक्स, तो ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इसके बारे में पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर, तो आपको इसको मार्क कर लेना चाहिए एमसीक्यूज के तौर पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, इन क्लासिकल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इट मीन्स डैट कि जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टार्ट हुई तो उस वक्त इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते रहे, किन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने का, किन चीज़ों का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। बेटा आपने जो है वो याद रखना है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इन क्लासिकल टाइम्स ये मिनरल्स का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए साल्ट, मेटल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने में इसने बहुत हेल्प आउट की। तो आपने प्रीवियस क्लास में न्यूक्लिक एसिड का वास्टन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो पढ़ा होगा, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि डीएनए जो है वो डुप्लेक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो वो वाटसन और क्रिक्स ने भी जो स्ट्रक्चर सॉल्व किया था, उन्होंने भी जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो सॉल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट हम बेटा मूव करते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्चुअली है क्या। इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोटीन का क्रिस्टल होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सरे की बीम, अगर आप यहाँ पे देखें ये एक्सरे सोर्स है जो कि कॉलीमेटर के ऊपर जो है वो पड़ता है, जो इसको फोकस करती है किसके ऊपर, क्रिस्टल्स पे। और क्रिस्टल्स के ऊपर जब हम इस बीम को जो है वो डालते हैं, इन एक्सरेज को जब हम डालते हैं, तो ये एक्सरेज क्या होती हैं, डायफ्रैक्ट होती हैं। बेटा डायफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट ये दो डिफरेंट चीजें हैं। डायफ्रैक्ट का मतलब है कि चीज का मुड़ जाना, टकराने के बाद चीज का मुड़ जाना और स्पेसिफिक एंड एंगल की तरफ जो है वो मुड़ जाना, ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो बैक को आ जाए, जैसे ही टकराई और वो वापस जो है वो आ जाए, तो वो आपके पास रिफ्लेक्शन जो है वो कहलाता है। तो ये आपके पास क्रिस्टल्स जो हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर, जो हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं वो सिंगल क्रिस्टल होता है और उसमें से जब हम कोई भी बीम जो है वो डालते हैं क्रिस्टल्स के ऊपर, तो उसके अंदर मौजूद एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एक्सरेज को डायफ्रैक्ट करते हैं, एक खास एंगल से एक्सरेज मुड़ जाती है हर एटम्स को जो है वो टकराने के बाद। और आप जानते हैं कि हर एटम का जो शेल होता है, सराउंडिंग है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, हर एटम्स के डिफरेंट हैं। सबसे छोटा हाइड्रोजन है और इसी तरह जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, शेल भी बढ़ता है। तो इस तरह जो एंगल की जो बेंडिंग है वो भी क्या होगी, कम या ज्यादा होगी, किसकी, एक्सरेज की। और फिर आगे हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जैसे कि हम एक्सरे करवा के आते हैं अपने, तो बिल्कुल एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है और इसके ऊपर क्या पढ़ते हैं, स्पॉट जो है वो पढ़ते हैं, जिससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके किसी भी शेप का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये 4 स्टेप हैं जो हम पढ़ते हैं
कि जब भी आप किसी प्रोटीन का या किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने जाएंगे, तो आपको लैब के अंदर ये 4 स्टेप जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। पहला हमारे पास बेटा स्टेप है प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। प्रोटीन को क्रिस्टल बनाना, उसको क्या करना, उसका एक शेप के अंदर जो है वो लेकर आना, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी। जिसके अंदर हम सोल्यूशन फॉर्म से प्रोटीन को सॉलिड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। बेटा क्रिस्टल्स क्या हैं, जैसे कि हमारे पास NaCl नमक का क्रिस्टल है, चीनी का क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल्स है ना। तो इसको अगर आप देखो तो इसमें छोटे छोटे शुगर्स के यानी C6H12O6 के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। और वो अरेंज होते 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 क्या होता है कि आपके पास ये सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो आ जाता है। तो इस तरह सोल्यूशन फॉर्म को हम सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास चीनी के बनने का प्रोसेस है, इट इज आल्सो अबाउट कम्स फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन। कि ये भी हम गन्ने का जूस निकालते हैं और उसको इतना जो है वो गाढ़ा करते हैं, तो ऐसा ऐसा वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो जो चीनी की फॉर्मेशन है ये भी क्या है बेटा, क्रिस्टल फॉर्मेशन है। चले हम प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं। मैंने एक कॉमन एग्जांपल दी कि प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन है पहला स्टेप। दूसरा बेटा हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, कि किस तरह डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, कि हमारे पास वो प्रोटीन जो है वो कितनी डायरेक्शंस के अंदर जो है वो एक्सरेज को जो है वो डिफ्रैक्ट कर रही है, और वो स्पॉट जो पड़ेंगे इसके ऊपर फोटोग्राफी फिल्म पे, तो वो भी हमें जो है वो पता चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप। तो हमारे पास क्रिएटिंग डेंसिटी मैप क्या है, कि ये हमारे पास क्या करते हैं हम, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप जो है वो हम हर एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप जो है वो क्रिएट करते हैं। कहाँ से, डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो इमेज ली हमने उससे इंफॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप जो है वो बनाते हैं। ये भी हम आगे जाके हर स्टेप को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप आ जाता है, तो हम आसानी से उसके अंदर हम अमीनो एसिड प्लेस कर सकते हैं, और इस तरह हम प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं कि प्रोटीन हमें किस तरह की, किस शक्ल की जो है वो नजर आती है। चले हम नेक्स्ट चलते हैं जी। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। बेटा प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इसकी प्योरिफिकेशन है। कि अगर आप प्रोटीन को प्योर कर लें और मोर देन 95% इसको जो है वो प्योर करें, तो वो आपका क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो होता है। तो हमारे पास ये प्रोटीन का सोल्यूशन है। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन में आप सोल्यूशन फॉर्म को, क्या चीज, प्रोटीन के सॉल्यूशंस को कन्वर्ट करते हैं उसके क्रिस्टल्स के अंदर। और ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा तवज्जो के साथ बैठिएगा। ये हमारे पास प्रोटीन क्रिस्टल है, सॉल्यूशन है, जो कि फर्दर हम इसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। और प्योरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, FPLC। ठीक है, तो फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपके पास FPLC है, इसके जरिए हम प्रोटीन को प्योर करते हैं। और प्योर करने के बाद जब हमारे पास सिंगल प्रोटीन होती है सॉल्यूशन के अंदर, तो देन हम किस तरफ जाते हैं, हम इसको प्योर करने के बाद हम इसकी जो है वो क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम एक ड्रॉप, माइक्रो ड्रॉप 1 माइक्रोलीटर या 2 माइक्रोलीटर का ड्रॉप जो है वो हम यहाँ प्लेस करते हैं प्रोटीन सोल्यूशन का। और इसी सोल्यूशन के अंदर हम प्रोटीन के अंदर, यानी कि जहाँ पे प्रोटीन का ड्रॉप लगाया, ये जो छोटी प्लेट आपको नजर आ रही है, तो इस प्लेट के अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्लेट है, और हर एक के अंदर एक वेल मौजूद है जिसके अंदर आप ये प्रोटीन का 1 माइक्रोलीटर का ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट कंसंट्रेशन ऐड करेंगे आप। हजारों कंडीशंस, हजारों जो है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ साल्ट, पीएच और लिगेंड्स के साथ आप क्या करते हैं, प्रोटीन्स को जो है वो क्रिस्टलाइज करते हैं। हजारों कंडीशंस आप लगाते हैं एक ही प्रोटीन्स की, और क्रिस्टल्स अगर आप लकी हैं तो मोर देन 1 के अंदर भी आ सकते हैं, नहीं तो ओनली 1 हिट विल बी गिव यू अ क्रिस्टल।
ओके। तो ये हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो है वो सबसे हैक्टिक काम जो है वो होता है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, जब इसके हम ड्रॉप लगा देते हैं तो ये क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट टेक्स सम few minutes, few hours, few weeks and sometime more than months। ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह का प्रोटीन का क्रिस्टल जो है वो नजर आता है। ये बेटा एक प्रोटीन है लैक्टिन, ये उसका क्रिस्टल है जो हमने लैब के अंदर जो है वो बनाया था। तो ये हमारे पास प्रोटीन का क्रिस्टल है जो कि डायमंड शेप है। अब ये जो आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर प्रोटीन थी, वो अब किस फॉर्म में आ गई है, एक सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो आ गई है। उसके बाद ये क्रिस्टल्स बेटा होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें कि क्रिस्टलाइन फॉर्म और आपके पास एक एमॉर्फस फॉर्म होती है। कोई भी सॉलिड है ना, उसकी दो फॉर्म्स हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और एक सॉलिड फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर भी देखें तो आपको वाजे यहाँ पे नजर आएगा कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है बेटा, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अगर आप देखें तो अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स, वो क्या है बेटा, वो एक सीक्वेंस के अंदर है, उनकी एक पैटर्न के अंदर रेपिटेशन मौजूद है। ठीक है, ऐसे लगता है कि जैसे एक कॉपी पेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, लेकिन ए मार्फत स्ट्रक्चर्स में कोई खास अरेंजमेंट जो है वो नहीं पाई जाती। तो ये आपके पास ए मार्फस में और क्रिस्टलाइंस में के अंदर जो है वो क्या होता है बेटा, डिफरेंस जो है वो होता है। तो इस वजह से हम क्रिस्टलाइन फॉर्म को लेते हैं ताकि हमारे पास जो डायफ्रैक्शन का पार्ट है, डायफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है, वो एक जैसा है, वो एमार्फस की तरह जो है वो ना आए। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको मुख्तलिफ प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स दिखाऊंगा जो कि हमने खुद लैब्स के अंदर जो है वो जनरेट किए हैं। मैं आपको दिखाता हूं बेटा। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं, आप जरा तवज्जो कीजिएगा इस तरफ। ये भी एक प्रोटीन का क्रिस्टल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वही ड्रॉप है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर रख के हमने जो है वो इसकी पिक्चर्स जो है वो बनाई हुई हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन का एक तीन क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो समटाइम एक ड्रॉप के अंदर एक क्रिस्टल भी हो सकता है बेटा, और बहुत सारे क्रिस्टल्स भी जो है वो हो सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत जो है वो पैटर्न है इन क्रिस्टल्स का। तो ये वही ड्रॉप है, वही ड्रॉप जिसके अंदर हमने प्रोटीन का सोल्यूशन डाला था। हमने मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जो है साल्ट की कंसंट्रेशंस के वो डाले थे, और इसके अलावा हम इसका टेम्परेचर, पीएच, ये सारा कुछ मेंटेन करते हैं। और ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलकर क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की हिट जो है वो हमें देते हैं। ये उसके बाद ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन है, कहीं पे क्रिस्टल्स जो है वो अभी न्यूक्लिएशन की स्टेज के अंदर हैं कि ये बनने के प्रोसेस में, और कहीं पे ये पूरे जो है वो मेच्योर क्रिस्टल्स जो है वो हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये इस तरह हमारे पास फुल ऑफ क्रिस्टल्स, ड्रॉप इज फुल ऑफ क्रिस्टल्स आपको जो है वो नजर आएंगे। तो ये भी एक और क्रिस्टल्स की पिक्चर है। अच्छा, कुछ क्रिस्टल्स इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के, इससे पहले जितने भी आपने क्रिस्टल देखे हैं दे आर सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगता है कि ये बंच ऑफ क्रिस्टल्स है। तो अगर आपके पास इस तरह के क्रिस्टल्स आएंगे तो आपको डाटा जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, डाटा अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी उसकी कंप्रोमाइज्ड होगी। तो हमें एक अच्छा डिफ्रैक्शन डाटा लेने के लिए क्या जरूरी है कि क्रिस्टल हो, और क्रिस्टल भी बेटा क्या हो, सिंगल क्रिस्टल हो, ताकि आप उससे एक अच्छा डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ले सके, अच्छा डाटा जो है वो वहां से हासिल कर सके। तो ये था हमारे पास पहला स्टेप, प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, प्रोडक्शन ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। डायफ्रैक्शन, इसको हम क्या नाम देते हैं कि बेंडिंग ऑफ द एक्स रेज। ये आपके पास प्रोटीन क्रिस्टल है, ये एक्स रेज हमने इसके ऊपर डाली, और जैसे ही ये किसी एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ अटैक इंटरेक्ट की, तो ये अपनी एक खास पोजीशन के अंदर डायफ्रैक्ट जो है वो हो गई, और एक एंगल जो है वो यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह की एक्सरे इमेज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है कि जैसे ही ये इसके ऊपर पढ़ते हैं, क्रिस्टल्स के ऊपर जो है वो एक्सरेज पड़ती हैं, और ये एक्सरेज जो है वो हम डिफरेंट एंगल से हम डालते हैं। यानी हम उसको डालते हैं कि एक्सरेज जब किसी भी क्रिस्टल्स के ऊपर डाले जाते हैं तो मुख्तलिफ एंगल से उसको रोटेट करते हुए जाते हैं, तकरीबन 360 एंगल तक हम इसका क्या करते हैं,
डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, और इस तरह हमारे पास 3600 इमेजेस जो है वो आती हैं, ठीक है। और उन इमेजेस के ये जो डाटा है ये हम हासिल करते हैं। अब एक्सरे लेने के बाद, ये डिफ्रैक्शन डाटा लेने के बाद हमारे पास दो इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। क्या करने के लिए जी? क्रिस्टल्स का जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए पहली, यानी कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड एंगल, ठीक है। डिफ्रैक्शन एंगल आपको प्रोवाइड करेगा, और इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ द स्पॉट्स, के ये कितने जो है वो डार्क स्पॉट हैं और कितने जो है ये देखें ये लाइट स्पॉट हैं। ये आपके पास क्या है? इंटेंसिटी है किसी भी जो है वो स्पॉट की, डिफ्रैक्शन पैटर्न की, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ये दो इंफॉर्मेशंस अगर मौजूद हैं, तो आपके पास बड़ा बेहतरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस प्रोवाइड द एंगल, ठीक है, डिफ्रैक्शन एंगल एंड इंटेंसिटी वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जनरेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप। इफ यू हैव टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द diffraction pattern, one is the angle and other is the intensity। वो जो स्पॉट था उसकी इंटेंसिटी अगर आपके पास आ जाए, तो बेटा आपके पास ये जो ब्लू है ना, ये तो एक आपको नजर आ रहा है ना, ग्रीन और ब्लू और रेड, इसको छोड़ के अगर आप ये ब्लू वाला जाल देखें, तो इस तरह का जाल जो है वो बनता है, और इससे हमें अंदाजा होता है कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैप जो है वो होता है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट अमीनो एसिड हैं, एक आपके पास बेटा ट्रिप्टोफैन है और एक यहाँ पे ग्लूटामीन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है जी? ऑक्सीजन है। तो हर एटम्स का अपना एक स्पेसिफिक ब्लॉक जो है वो होता है। ये देखिए कार्बन का जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि छोटी है, किससे? ये आपके पास अगर आप गौर करें तो ये ब्लू के अंदर है, ये नाइट्रोजन है, इससे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ब्लॉक ज्यादा बड़ा आता है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है? ये नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा। तो फिर क्या होता है कि हम अमीनो एसिड प्लेस करते हैं। अब ये जो हमारे पास ट्रिप्टोफैन का अंदर वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन और ये, इसको हम इधर प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू ट्रिप्टोफैन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दो चीजों से आती है, एक आपके पास एंगल से और दूसरा इंटेंसिटी से। ये जो जाल जो है वो आया है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप जो है वो कॉल करते हैं। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप जो है वो बन जाता है, तो हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के जरिए, ठीक है, या कंप्यूटेशनल टूल्स के जरिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स के जरिए या कंप्यूटेशनल टूल्स के जरिए हम क्या करते हैं बेटा? हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो कि प्रोटीन हमें किस तरह नजर आती है, तो कंप्यूटेशनल क्या करते हैं? प्रोग्राम्स जो है वो यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास CCP4 आए है, ठीक है, और रिसेंटली फिनिक्स चल रहा है, और फिनिक्स के अलावा XDS है, और फिनिक्स है, कूट है, तो इन पाईमोल है। तो ये कंप्यूटेशनल टूल्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटेशनल टूल्स, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स जो है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यूज को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंगल से इंफॉर्मेशन आती हैं कि इतने एंगल से जो है वो डिफ्रैक्शन हो रही है, और इतनी इंटेंसिटी है स्पॉट की कि वो इतना जो है वो हमारे पास स्पॉट जो है वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कि वो कितना डार्क है, कितना फेंट है, तो लाइट है। तो वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो इधर मैथमेटिक्स की फॉर्म के अंदर इधर प्रोवाइड करते हैं हम इन सॉफ्टवेयर में, और वो हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करके जो है वो दे देते हैं। तो ये आपके पास 3D इमेज है किसी भी प्रोटीन का। तो हर प्रोटीन का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक प्रोटीन है जो कि PDB के अंदर मौजूद है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये रिबन शेप जो स्ट्रक्चर हैं या लूप्स हैं, ये आपके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं। और इसके अंदर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो स्टिक मॉडल नजर आ रहा है,
ये वाला, और ये हमारे पास एसीटेट भी है, सल्फेट है, और हमारे पास नाइट्रेट आयंस जो है वो मौजूद है। तो ये आपके पास ओवरऑल किसी भी प्रोटीन का जो है वो, अगर आपने स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो ये 4 स्टेप करेंगे और फाइनली यू विल गॉट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हर प्रोटीन का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह की होती है, कुछ इससे बड़ी भी होती हैं, कोई फ्लेक्सिबल डोमेन्स रखती हैं। तो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डोमेन्स और डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में भी जो है वो पढ़ा था। तो ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है जो कि हमने क्रिस्टलोग्राफी के जरिए जो है वो सॉल्व किया है। तो बेटा, इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे ईमेल एड्रेस पे botanist313@yahoo.com। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशंस के लिए, बोर्ड प्रेपरेशंस के लिए, कि किस तरह आप शेड्यूल टेस्ट दे सकते हैं हमारे पास, किस तरह हमारी ऑनलाइन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में भी जो है वो आप अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं, मैं आपको वहां भी आंसर कर सकता हूँ। आप व्हाट्सएप और मेरे याहू पे भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।